नमस्कार। थिंक 360 में आपका स्वागत है। मैं गणेश यादव। 23 साल से वेतन का इंतजार में 1558 कर्मचारी। जी हां, ये कहानी है जयपुर के मेटल कर्मचारियों की, जो आज भी सरकार से आस लगा के बैठे हैं कि हमें वेतन मिलेगा, लेकिन 23 साल से अभी तक उनको वेतन भी नहीं मिला और ना ही सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया। 1558 एम्प्लॉइयों में से 400 ने की मौत हो गई है। बेरोजगारी और बेकारी से तंग आकर लोगों ने आत्महत्या कर ली है। 400 मजदूरों की मौत हो गई है, फिर भी अभी तक इन मजदूरों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इनके परिवार की बहुत ही दयनीय स्थिति है। 23 साल यानी भारत में सबसे ज्यादा धरना चलने वाला जयपुर मेटल कर्मचारियों का, जो 23 साल से आस लगा के धरना दे रहे हैं कि हमें वेतन मिलेगा। 23 साल से इंतजार करते हुए जयपुर मेटल के कर्मचारी, इनको आस है कि हमारा वेतन आएगा। कब आएगा ये भी इनको भी नहीं पता। 23 साल से धरना देते हुए आ रहे हैं। कई बार सरकार को ज्ञापन भी दे चुके, पर सरकार ने अभी तक इनकी मांगों पर कभी गौर नहीं किया। बीजेपी की भी सरकार आई, कांग्रेस की भी सरकार आई। अब इनसे पूछते हैं कि इनका क्या मैटर है और इनको क्या आस है अभी तक। आपका नाम बताएं पहले। मैं दिलीप व्यास, जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड मजदूर फील्ड मजदूर संघ का संयोजक हूँ और पिछले 1.5 साल से हम सक्रिय रूप में इस धरने प्रदर्शन के में लगातार जुझारू रूप से प्रयत्न कर रहे हैं। ये हमारे को जब 21.5 साल से धरना प्रदर्शन चल रहा था तो सरकारी अधिकारी और हमारे जयपुर मेटल के भ्रष्ट नेता इस सरकार के पास जा जाके अपने स्वार्थ हेतु बातें कर रहे थे, लेकिन मजदूरों का किसने कोई जिक्र नहीं किया, जिसकी वजह से इतना डिले हुआ। अगर आज ये ही लोग बात हमारे मजदूरों के लिए करते हैं तो आज हो सकता है कि चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, उनके प्रेशर से हमारा काम हो जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन जब हमारी ये दुर्दशा अखबारों में समाचार प्रकाशित हुई है, तब राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र तांबे जी ने इसको दुर्दशा को देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री के साहब को 28 जनवरी 2022 को मजदूरों की दुर्दशा के हेतु उन्हें ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन की कॉपी ये रही। फिर उसके बाद हम उनके साथ 6 संगठनें और थी, 6 संगठनों के साथ से हम लगातार उनसे करते रहे और उनके सानिध्य में हम निरंतर काम करते रहे। उन्हें जैसे आदेश दिए हम वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। 14 मार्च को हमने 2023 को शहीद स्मारक पर भी धरना दिया, सरकार को ज्ञापन दिया। इन मानवाधिकार के प्रेशर से हमारी फाइल आज यहाँ सरकार तक पहुँची। सरकार के अंदर भी खलबली है, इनका काम करना है, लेकिन ये काम कब और कैसे करेंगे सरकार, ये सरकार के ऊपर डिपेंड है। इसमें ना कोई अधिकारी सम्मिलित है, ना कोई कुछ नहीं कर सकता है इसके अंदर। केवल करेगी तो सरकार करेगी और सरकार पे हमको प्रेशर बनाना है, जिससे हम हमारे मजदूरों के 1558 आदमी हैं, उसमें से उनका सबका भला होए और हमको सही टाइम पे वक्त पे पैसा मिल जाए, जिससे कि हमारी जो बच्चे हुए हैं वृद्ध सेवानिवृत्त वाले, इनको सही टाइम पे पैसा मिल के वो अपनी आगे की ज़िंदगी सुगम से जी सके। एक चीज ये बताओ, सरकार को आपने इतनी बार ज्ञापन दिया, सरकार आपकी तरफ इस चीज को ध्यान क्यों नहीं दे रही? क्या कारण है इसका? अब सर ये तो सरकार ही जाने रही, आगे जो मिले जुले नेता हैं वो जाने। अब आज कंपनी का हाल आती है कि 650 मजदूर दर दर की ठोकरें खा के मर गए, कहीं उन्हें आत्महत्याएं कर ली। आज बच्चे शादी लायक हो गए और दर दर की भिखारी बने हुए हैं।
अब सरकार चाहे तो इसको 2 मिनट में फैसला कर सकती है, लेकिन सरकार चाहती नहीं है। नहीं तो ये डिले कहाँ हो रहा है, क्या दिक्कत क्या आ रही है इन चीजों को लेकर? कुछ भ्रष्ट नेता को वजह से ये डिले हो रहा है। सरकार कई बार इसका फैसला करीब करीब 99% कर चुका था, लेकिन कुछ भ्रष्ट नेताओं के वजह से उसमें अड़चन आ रहे हैं। और अभी जो एनसीएलटी के अंदर भी केस चल रहा है, वो भी कुछ फर्जी केस चल रहा है। जो अल्केमिस्ट का जो कंपनी है, वो हमारा कंपनी का अपने अंडर में लेके कुछ फर्जी फाइल बना के जो एनसीएलटी कोर्ट में केस चला रखा है, वो भी कुछ भ्रष्ट नेता उनका साथ दे रखा है। ये सारी फर्जी खेल चल रहा है। तो हमें ये आशा है कि सरकार अभी कुछ करेगा। जो अशोक गहलोत जी के ऊपर हमारा भरोसा है और आशा है। तो 23 साल से आप इंतजार कर रहे हो, अभी तक दिक्कत क्या आ रही है ये बताओ। मैं बताऊँ सर वो दिक्कत यहाँ आ रही है कि इस यहाँ की जितनी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर सबकी नज़र है। सब इसी प्रॉपर्टी को खाना चाहते हैं पर मजदूरों को देना नहीं चाहते। नहीं तो कितने की होगी ये प्रॉपर्टी? करीबन 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कम से कम बताई मैंने, 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। बाकी इनकी मशीनें हैं, वो है, उन सबको खाना तो चाहते हैं, लेना तो चाहते हैं, पर मजदूरों को देना नहीं चाहते। इतने सालों से, मतलब 85 से तो मैं यहाँ ज्वाइनिंग करी थी मैंने, तब से मैं अभी मैंने देखा कि मतलब यहाँ तक मतलब सारे सब कुछ मैनेजमेंट राजस्थान गवर्नमेंट का है, सब कुछ वही कर रही है। उसके बावजूद मतलब इसको प्राइवेटाइजेशन करके उसको पता नहीं इसको प्रॉपर्टी को खाना चाहते हैं, मजदूरों को नहीं देना चाहते, इनको बस वैसे ओने पे ओने दे के और ख़त्म करना चाहते हैं। 1999 में भी इसका वो बोर्ड मीटिंग हुई थी, उसके अंदर भी ये डिसीजन लिया था पहले अधिकारियों ने कि चलो इनको जितने भी मजदूर है, लेबर है, जिस इनको सबको कहीं डिपार्टमेंटों में या कहीं एडजस्टमेंट करके और इनको ख़त्म करते हैं, जो मतलब लागू चालू कर लगा देते हैं इनको। पर किन्हीं तत्वों ने मिलके और उसको होने नहीं दिया। और आज तक फिर उसी के चक्कर में किसी एक फाइनेंसर है एल्केमिस्ट, वो लेके कुछ पेमेंट बैंकों से दे के बैंकों को उन्होंने उसको ले लिया और वो कहता है कि अब कंपनी मेरी है। अब वो उसकी वजह से सारे मजदूर आज रोड पे पड़े हुए हैं। नए गवर्नमेंट करना चाहती, नए बीजेपी की 2 गवर्नमेंट निकल गई, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उन्होंने उठा के ये क्या जीनस को दे दिया, जीनस को कर दिया। आज जीनस का मतलब कुछ मतलब ही नहीं है, जीनस को दिया उन्होंने भ्रष्ट नेताओं ने मिलकर जीनस को दे दिया। जीनस ने वहाँ जबकि हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सबने मना कर दिया, भाई ये एक पार्टी है, लेनदार है आपसे, ये कि नहीं कोई मालिक नहीं है ये। फिर उसके बावजूद भी इसको आगे से आगे घिसटे जा रहे हैं। इसके बाद में वो जीनस मार गया, वहाँ से ख़त्म हो गया एल्केमिस्ट, फिर उसको एल्केमिस्ट फाइनेंस कर दी और उसको वैसे एक सेल कंपनी बना के और उसको आगे से आगे उसको करते हुए जा रहे हैं। उसको मतलब लॉस में लॉस दिखा रहे हैं, जबकि प्रोडक्शन कुछ ही नहीं हो रहा, फिर भी उसको आगे से आगे करे जा रहे हैं। मतलब इनकी नीयत गंदी है। तीसरा कार्यकाल कांग्रेस का जा रहा है उसके बावजूद। मजदूरों का पहले जब ये सिलसिला शुरुआत हुई थी, जब मजदूर ये चाह रहे थे कि इसको पुनः चालू किया जाए, तो फिर उसमें दिक्कत क्या आ गई, क्या अड़चन आ गई जो दोबारा स्टार्ट? उसमें ऐसा है साहब कि हमारे एक अधिकारी ने इस जयपुर मेटल में इतनी यूनियनें बना दी कि उनका कोई लेना देना नहीं, कि जाए जो 5 आदमी ले आओ, यूनियन बना दी और बना दी खाली इसको बरगलाने के लिए। और उन नेताओं ने मिल करके इस ज़मीन को और इस कंपनी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं रखी। अल्केमिस्ट जिसने ये दावा किया था कि मैंने बैंकों के पैसे चुका दिए और कर दिए, उसने एक पैसा नहीं दिया और ज़बरदस्ती का मालिक बना करके उसको यहाँ पर टांक रखा है। इसमें कन्हैयालाल शर्मा, हनुमान मेहरा और ये 3-4 नेता हैं पुराने, जो महेश शर्मा थे पुराने, वो ये सारे मिले हुए थे। इन्होंने मिलकर के जीएनएस से सौदा किया, 10% देना लगे। तब हमने कहा कि साहब एक साथ पैसा दिला हमारे को, जितनी भी कर रहा तो कर रहा ठीक है, लेकिन एक साथ दिला, लेकिन नहीं दिलाया क्योंकि इनको चंदे के भूख थी और वो सौदा निरस्त हो गया। अल्केमिस्ट का भी कोई लेना देना नहीं है, कोई पैसा उसने नहीं दिया, न कोई पैसा लगाया है, ज़बरदस्ती का मालिक बन के बैठा है, उसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो ये यूनियन की वजह से बंद हुई या किस कारण से बंद हुई है? यूनियनबाजी की वजह से सर ये यूनियनबाजी की वजह से ही बंद हुई है कि कुछ यूनियन के नेता
इधर उधर गोद में बैठ गए और उन्होंने मिलकर के इसको बंद करा दी। इसमें IAS RK अग्रवाल था, वो शामिल था इसको बंद करने में। तो यूनियन ने ये नहीं सोचा कि मजदूरों का क्या होगा, अगर ये बंद हो गई तो मजदूर कहाँ जाएंगे? उन्होंने कभी मजदूरों के बारे में सोचा ही नहीं था। अगर सोचते तो बहुत कुछ हो जाता। सुप्रीम कोर्ट में फैसला होने वाला था, यही नेता कन्हैयालाल और हनुमान मेहरा और तेजराम जाकर के वहाँ से इसको NCLT में लिया है जबरदस्ती, जहाँ के कोई मतलब नहीं था कि NCLT में आ जाए। हाई कोर्ट में फैसला होने वाला था, तब ये सुप्रीम कोर्ट में ले गए। ये मतलब टहलाने के अलावा और कुछ नहीं करते रहे, खाली मजदूरों को मारने का कोशिश करते रहे। इनको कहीं से ऑफर मिलता रहा कि भाई तेरे को हम इतना दे देंगे, उतना दे देंगे, कितना दे देंगे, उस लालच में ये फंसे रहे और हम मजदूरों को मरवाते रहे। नहीं, जैसे भाई अभी तक इससे कितने परिवार जुड़े हुए थे, कितने अब बाकी रह गए और कितने अब 1500-1600 मजदूरों परिवार जुड़े हुए थे। 1558 परिवार जुड़े हुए थे इससे, और ये 1977 से गवर्नमेंट के प्रबंध में चल रही थी। सीनियर IAS अधिकारी इसकी देखरेख करता था। पूरा प्रबंध उनके अंडर में, जो राज्य सरकार डेप्यूट करती थी, CMD लगाते थे, और MD होंगे तो CMD अलग होता था। उद्योग आयुक्त को चेयरमैन बनाते थे, उस आधार पे ये चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये नेताओं जो प्राइवेट कंपनियों की गोद में बैठ के, और इन्होंने ऐसा व्यू रचना रचा, और उसमें ये एक्चुअल में जो 60% मजदूरों के शेयर थे वो सिर्फ संचालन में थे, न कि मालिकाना हक में थे। ये अपना मालिकाना हक समझकर गवर्नमेंट से उस हिसाब से बात करते थे। ये तो ऐसा इन्होंने क्यों किया मजदूरों के साथ? भाई ये ऐसा भेदभाव, भाई उन्होंने ये नहीं सोचा कि इन्होंने भाई इन मजदूर भाइयों को ये कहाँ जाएंगे, इनका परिवार कैसे पलेगा और क्या? ये सोचते तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आती साहब। बहुत स्मूथ चल रही थी जयपुर मेटल, बहुत सोना उगलने वाली इंडस्ट्री है, इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, गवर्नमेंट में जाते हैं मैक्सिमम। ये कुछ गवर्नमेंट के जो अधिकारी आए थे, कुछ उनकी भी लापरवाही रही। हमारे नेताओं, जो हमारा पैसा फंसा हुआ था प्राइवेट पार्टियों पे, वो पूरा निकलवा लिया। जयपुर मेटल में पैसा ही पैसा हो गया। उस पैसे का यूज किया, नेताओं को बाहर घूमने भेज दिया, होटलों में रुक रहे, पैसा अलग इन्वेस्ट कर रहे फालतू में, और इस टाइप से वो पैसे को बर्बाद कर दिया। और बाद में स्थिति जयपुर मेटल की खराब हो गई, ऑर्डर वगैरह नहीं आए तो पैसे की प्रॉब्लम आ गई, गवर्नमेंट ने कोई पैसा दिया नहीं, और स्थिति डे बाई डे खराब होती हुई चली गई। अब एक चीज बताओ, अभी तक जो परिवारों की ऐसी क्या स्थिति है? अभी जो प्रेजेंट में परिवार जो बचे हुए हैं उनकी क्या स्थिति है अभी? सर, हम 1558 आदमी थे, 672 तो देवलोक पहुंच चुके। उनकी औरतें रोड पे, बच्चे सब रोड पे घूमते फिरते। 600 आदमी रिटायरमेंट के समथिंग हो गए। उनकी को पेंशनों का भी अता पता नहीं, चाहते हैं चक्कर खाया हो, कोई मकसद नहीं। अब 150-200 आदमी जो भी बच रहे हैं 1558 में से, वो इधर उधर ये सब आपके सामने। और यह हाई कोर्ट से 8 में ही फैसला होने वाला था, तो इसको सुप्रीम कोर्ट में रातों रात अपील में चले गए। फिर वहाँ से होने वाला था तो एनस्लाइट कोर्ट में चले गए। अब ये ऊपर तक तो जाए, अब एनस्लाइट कोर्ट में अब आजकल में जो होने वाला हो रहा था, तो अब हमारी जाने तो अटकने। अब हम इतने पढ़े लिखे नहीं है, इतने पैसे वाले ने 25 लाख का या 2 लाख का वकील सुप्रीम कोर्ट में लगाएं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, अभी जो परिवार जिनके खत्म हो गए, जो कमाने वाले थे, उन परिवारों की अभी तक स्थिति क्या है? किस तरह से अपना दयनीय स्थिति है इस वक्त इन लोगों की। रोड पे मतलब उन लोगों की बिल्कुल रोड पे। किसी की बीवी सही है तो किसी के बच्चा हमारा हो गया। सब ये कहते हैं जयपुर मेटल का पैसा, जयपुर मेटल का पैसा। 23 साल हो गए, आंखों से नहीं देना। PF में पैसा 13 तनख्वाह हमें दी सरकार ने, उसका PF काट लिया और वो आज तक जमा नहीं। गुल्लू भाई थे, मेरे शायद जहाँ तक मैं सही हूँ, मेरे नॉलेज में जहाँ तक सही है, एक बार गवर्नमेंट ने आप लोगों को बोनस भी दिया था।
गवर्नमेंट ने नहीं दिया था, वो तनख्वाह दी, हाँ, तो तनख्वाह कितने दिन की दी? 13 महीने की तनख्वाह दी, जो हमारी कमाई दी वो टुकड़ों में मिली वो टुकड़ों। तो मैंने नहीं तो दी किसने थी वो, यानी गवर्नमेंट की? सरकार ने दी थी, राजस्थान हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए थे, उसके तहत इन्होंने ये सैलरियां बांटी है, लेकिन टुकड़ों में सैलरी दी है, 2 महीने की, 1 महीने की, इस टाइप से। हमारी 13 महीने की ड्यू थी तनख्वाह बंद होने के बाद। बंद होने के बाद में। वो तो 10 साल बाद में, हाँ, लेकिन मैं ये 10 साल बाद में जो 13 महीने का तनख्वाह था उसमें से 2 महीने तक तनख्वाह दिया। अब 5-5 हजार रुपए 10 साल बाद में दिया तो क्या मतलब है? कोई वैल्यू नहीं है उसमें। आज हमको 2 महीने का तनख्वाह दे रहा है तो वो उस टाइम का 5-5 हजार रुपए दे दिया तो 10,000 रुपये, हमारा तो 1.5 लाख रुपए तनख्वाह बनता है आज का तारीख में, लेकिन 10,000 रुपये में समटा दिया तो क्या होगा? अभी तक सरकार जयपुर मेटल का आपके कर्मचारियों को कितना पैसा बकाया है, अब यानी जो आपको लोगों को मिलना है? ऐसा है सर, 23 सितंबर 2000 के बाद आज की तारीख तक हमारा पूरा पेमेंट बाकी है। फिर भी एक लगभग कितना होगा आइडिया? अगर अगर सरकारी हिसाब से हम माने, इसको ले ऑफ नहीं मान के जो ऑन ड्यूटी माने, तो करोड़ों में जाता है। जो हमको पर एम्प्लॉय? है पर एम्प्लॉय? पर एम्प्लॉय 2018 भरे क्लेम पड़ना है। 2018 में सरकार द्वारा एक सीनियर IAS साहब श्री के पाठक साहब को लगाया था, और जयपुर मेटल के हितों की हित करने के लिए कि इनका क्लेम बनाओ कितना कितना बनता है। तब उनके गणना के अनुसार ही हमने जब कैलकुलेशन किया, 2000 की जो तनख्वाह थी उसमें केवल हमने थोड़े जो इंक्रीमेंट तो कोई लगाया नहीं, DA VA कोई नहीं लगाया। उस सैलरी के अकॉर्डिंग हमने जो बनाया था 2018 तक का, तो मेरा बना था 51,61,822 रुपये। तो इस हिसाब से जब हमने हमारी उस समय के 3,000-4,000 रुपये तनख्वाह थी, तब 51 लाख बन गया। अगर 2000 से लेकर आज तक की हर साल का इंक्रीमेंट लगा के PF VF सब जोड़ के, तो आज करोड़ में जाता वो। तो इस हिसाब से करोड़ में बनती है, लेकिन फिर भी हमने सरकार से उस 2000 तक का ही हमने डिमांड करी थी। तो वो आज हमारे 1558 आदमियों के 700 करोड़ रुपए पूरी देनदारी होती है। नहीं, आपको PF का ये तो पैसा ले ही लिया। जब हमारा पैसा जमा नहीं हुआ, हमको नहीं मिला, तो PF डिपार्टमेंट कैसे जमा कराएंगे? ये जब तक PF में जमा नहीं होगा तब तक वहाँ से PF से हमारी पेंशन भी नहीं बढ़ेगी। मैं गया हूँ, मैं ऑफिस में गया था, ऑफिस में। तो इसका मतलब है यानी आपको जो सरकारी लाभ है कोई नहीं मिलेगा? कोई 2000 के बाद कोई भी परिलाभ नहीं मिला वो हमको अभी तक। आज हम रोड पे भटक रहे हैं। तो फिर अब अपन चलते हैं तांबे जी से, जब से मिले उसके बाद हमने सरकार से ये 6 क्वेश्चन मांगे थे। क्या सरकारी कंपनी दिवालिया हो सकती है? क्या जयपुर मेटल्स इलेक्ट्रिकल्स के कर्मी श्रमिक ठेके पे कार्य करने वाले थे? क्या लाभांश के हिस्सेदारी तयशुदा श्रमिकों के कुछ प्रतिनिधि कंपनी के नीति निर्धारक और कंपनी से जुड़ी संपत्ति परिसंपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने का विधिक अधिकार और नैतिक अधिकार रखते थे? क्या मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स की सरकारी कंपनी की हजारों करोड़ों की संपत्तियां और हैसियत होते हुए बेरोजगार, भूखमरी के शिकार, बेबस और लाचारी हालत में जीने और आर्थिक अभाव व तंगी हाल में मरने के लिए मजबूर मजदूरों को सरकार की उदासीनता, लापरवाही, अनदेखी के लिए कोई जिम्मेदार और जवाबदेही सरकार की नहीं है? अब आप लोग क्या चाहते हैं ये बताओ। अब हम ये चाहते हैं कि सर ये जयपुर मेटल एंड इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ये राजस्थान गवर्नमेंट की कंसर्न है, और ये PSU है राजस्थान गवर्नमेंट का, जैसे सरकारी उपक्रम होता है, तो उस हिसाब से हमारा वो चाहिए। कोई प्राइवेट सेठ भी अपनी कंपनी को जब बंद करता है या ले ऑफ करता है तो उसके बाद एम्प्लॉयज का हिसाब करता है, लेकिन इन्होंने ले ऑफ करने के बाद मजदूरों की कोई सुध नहीं ली है। नहीं, सरकार चाहे तो अगर इसको इस जयपुर मेटल को बेच के भी आप लोगों को सारी चीजें नहीं, हमारे को देखो, हमारे को तो सर बेचने की कुछ मतलब नहीं है। हमारे को 58 साल तक का सबका तो पेमेंट, हमारे को पेंशन चाहिए, पेमेंट चाहिए, और जो जितने जिस हिसाब से मजदूर जो जिसकी सर्विस बाकी उनको सर्विस मिल जाए, ये हमारे को चाहिए। सरकार अगर किसी को प्राइवेट को देती है या वो देती है तो आप वो वहाँ पे उस जयपुर मेटल में काम करोगे? फिर बिल्कुल हमारे को ये पेमेंट दे दो, हमारे को नौकरी करनी ही नहीं, हम तो रिटायरमेंट हो गए। हमारे को इतना थे वो सेवानिवृत्त हो गए, तो सेवानिवृत्त के बाद में दोबारा तो प्राइवेट वाला कोई भी लेगा नहीं,
तो उनको पूरा हिसाब चाहिए। हमारे को तो हमारा पैसा मिल जाए, जो हमारा बस सबसे बड़ी बात है हमारा पैसा मिल जाए, पेंशन चालू हो जाए बस, नहीं है। ताकि अब फिर उसके बाद में गवर्नमेंट अब इसके लिए क्या करोगे? अब अगला आगे क्या रहेगा आपका कदम? आगे तो यह है कि पहले जो चल रहा है पहले उससे अवगत करा ले, आगे की बात में बताएंगे। इस कंपनी को हमारे मजदूर भाइयों को परिलाभ लाभ जो भी दिलवाने के लिए मैंने एसीबी में पत्र दिया था। ये इस पे भी आजकल सरकार कोई कार्यवाही नहीं चल रही है। सरकार भी इसके सरकार के दबाव में ये काम भी नहीं हो रहे अधिक। तो सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही था? 23 साल से कितनी सरकारें बदल गई। बता रहा हूँ ना साहब, क्योंकि इसको सरकार इसलिए ध्यान नहीं दे रही है, इसमें सरकारी अधिकारी भी लिप्त हैं। सरकार उनको बचाते हुए ये कार्यवाही करना चाहती है। हम अब इसमें क्या जांच की मांग करोगे? जांच की कर रखी है सभी, परिवार नंबर ही दे रखा है, परिवार दे रखा है। ये देखो अभी तक नहीं, एक मिनट, अभी तक कोर्ट का क्या आदेश आया? अभी तक जो क्या रहा अभी तक? साहब कोर्ट का आदेश आने से पहले तो हमारा दलाल भ्रष्ट नेता लोग आगे से आगे पहुंच रहे हैं ना, तो काम ही नहीं होने दे रहे। सर हाई कोर्ट भी आदेश दे दिया, सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दे दिया, लेकिन सरकार जो भी प्रेजेंट सरकार होता है वो सरकार अवहेलना करता है, कोर्ट कंडम करता है, मतलब कोर्ट का कोई फैसला का अनदेखी करता है। ये सरकार कोर्ट कहता है कि जो सरकार का कंपनी है, ये सरकार का फैक्ट्री है, सरकार को इसका फैसला करना है। ये हाई कोर्ट भी कहा, सुप्रीम कोर्ट भी कहा, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रहा है। इसमें क्या कुछ राजनेताओं का भी इसमें षड्यंत्र है। और अब ये धरना प्रदर्शन आप कितने दिन चलाएंगे? जब तक हमको पेमेंट नहीं मिलेगा, जब तक हमारा मजदूरों का हिसाब नहीं होगा पूरा। अब तक आस है आपको? हमको तो इसी चुनाव सत्र से पहले की आस है। अगर नहीं करती है तो दिल्ली में जाएंगे, राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे, वहाँ पे आत्महत्या करने की कोशिश करेंगे, लेकिन भुगतान तो दिलवा के रहेंगे। मजदूरों को जो पीड़ा उठाया वो तो पूरा करके रहेंगे। आपके कितने मजदूर तो भाई चले गए ऐसे ही? सब ऐसा चले गए तो उनकी आत्मा की शांति इससे मिलेगी जब हम भी मर जावे। हम भी इच्छा मृत्यु का वो ये भाई, फिर आप लोग सभी ऐसे हो चले जाओगे, फिर भी पेमेंट किसको देगी गवर्नमेंट? पेमेंट घर वालों को देगी और क्या मिलेगा सर ही। आज कोई मर जाता है तो उसके आश्रितों को मिलता है, परिलाभ तो मिलता ही है। इसके लिए देखो मैंने एसीबी में लेटर डाल रखा है, उसमें जांच रुकी हुई है। अभी मैंने इच्छा मृत्यु में लेटर डाला है, ये देखो, ये इच्छा मृत्यु का लेटर, ये देखो। नहीं नहीं, इच्छा मृत्यु का लेटर ये किसको दिया है आपने? ये हमने ये दिया है ना, देखो किसको दिया है? नरेंद्र मोदी को दिया, राष्ट्रपति को दिया, राज्यपाल को दिया, मुख्यमंत्री को दिया, शकुंतला रावत को दिया, पत्र सब दिया है ये। लेकिन इस पे मैंने 3 जगह थानों के अंदर बयान दे गया है, उस बयान पे क्या कार्यवाही हुई वो भी आज तक मालूम नहीं है। अभी जो ये ऑर्डरों की बात चल रही थी अभी आपके, कि ऑर्डर आने से पहले ये वहाँ पे ले जाते थे, आगे सुप्रीम कोर्ट में ले गए, एनसीएलटी में ले गए। तो जो लास्ट में 1 जून 2018 को ऑर्डर आने वाला, पारित होने वाला था, उससे पहले और जयपुर मेटल्स ऑर्गेनाइजेशन के महामंत्री जी जो फर्जी कंपनी एल्केमिस्ट से हाथ मिला के जयपुर सरकार के ऊपर, जयपुर मेटल के ऊपर, जयपुर मेटल सोसाइटी तथा 4 अन्य के ऊपर 500 पेज का एक नोटिस भेजा। तो उस नोटिस के जवाब में एल्केमिस्ट वाले ने, यानी जो भ्रष्ट देता है, उसने हाई कोर्ट के अंदर सिंगल बेंच में और डबल बेंच में अपीलें लगाई। उस दोनों अपीलें रिजेक्ट हो गई। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पे जाके हमारे ऊपर केस कर दिया, तब सरकार इन्वॉल्व हो गई। अभी तक प्रेजेंट में अभी कितने मजदूर बचे हैं? प्रेजेंट में हमारे बचे हैं 602 सेवानिवृत्त और 350-400 रुपये ऑन रोल है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो लेके गए, जो वो अपने तृणमूल कांग्रेस के नेता केडी सिंह जी है, जयपुर में नहीं दिखाऊंगा सबसे। यह हमने जब हाई कोर्ट ने सीबीआई की जांच की गई, इसकी भी लाल बस्ते के अंदर ऊपर से प्रेशर आके दबा रखी है। इसकी रिपोर्ट में क्या है, कौन दोषी है कौन नहीं है, वो आज तक नहीं खुलासा हुआ इसका। नहीं तो ये आप ही लोगों के मजदूरों के ये सारी चीजें अटकने का कारण क्या है? भाई क्यों अटक रही है भाई? इस पे फैसला नहीं आ रहा। आपने सीबीआई को भी दिया, कई जगह सबको दिया, सरकार को भी दे चुके हैं ज्ञापन। इसमें सरकारी अधिकारी लिप्त है, उनको बचाने के लिए सरकारें कर रही है, और सरकार इनको बचाती है। सरकारें तो हर 5 साल में चेंज हो रही है ना। हर सरकार में भ्रष्ट आदमी है, हर सरकार में भ्रष्ट नेता है, वो अपने कमीशन के लिए खेल के अंदर इसको दबा देते हैं। गहलोत साहब ईमानदार आदमी है, लेकिन वो अपने
पार्टी की छवि खराब नहीं होने देते, इसलिए वो शांति से तो अपने दिमाग से काम ले रहे हैं। लेकिन ये दिमाग भी कब तक काम लेंगे? नहीं तो आपको आस है कि ये सरकार ये करके जाएगी? कर हमको तो 101% उम्मीद है, बाकी हमारा भाग्य है। जब जयपुर मेटल बंद पड़ी है, बंद कंपनी का कर्जा 650 करोड़ कैसे पहुंच गया, जिसके अंदर रजिस्टर में सबके साइन भी है। अब इसमें मजदूरों की क्या गलती? मजदूर क्या करें? 1558 मजदूरों का भविष्य सरकार के अधीन है, जिसमें से 400 मजदूर की मौत हो चुकी है, 10 मजदूरों ने आत्महत्या कर ली है, फिर भी सरकार के असर नहीं हो रहा है। जब थिंक 360 की टीम मजदूरों की हालत का जायजा लेने गई तो देखते ही हालत खराब हो गई। मजदूर ऐसे गिड़गिड़ा रहे हैं, वेतन के इंतजार में, अपने परिलाभ के इंतजार में, पेंशन के इंतजार में। भारत का सबसे बड़ा धरना चल रहा है, जो 23 साल हो गए। सोचो 23 साल से किसी को वेतन नहीं मिले तो उसकी परिवार की क्या स्थिति होती है। कर्जे में डूबे हुए हैं। और मजदूरों ने तो इतना तक कह दिया, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश को भी लेटर भेजा है कि हमें इच्छा मृत्यु की आज्ञा दी जाए। वेतन नहीं तो इच्छा मृत्यु तो हमें मिल सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन मजदूरों की मेहनत कब रंग लाती है, कब सरकार सुनती है और कब इनको कोई नया तोहफा की घोषणा करती है। अगर सरकार ऐसा कुछ करती है तो इनके चेहरे पे इनके परिवार की रौनक अलग होगी। अगर एक मजदूर का भी माने तो 1 करोड़ के आसपास वेतन बनता है इनका 23 साल का। अब देख लो कितने करोड़ रुपए हो गए। ये तो सरकार इनको देती है या नहीं देती, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मालचंद गोस्वामी के साथ गणेश यादव, थिंक 360, जयपुर।